So proceeds of crime is any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to a scheduled offense, or the value of such property, or where such property is taken held outside country than the property equivalent in value held within the country or abroad. So this is the definition of proceeds of crime. So proceeds of crime, three important ingredients. One is it is a result of any criminal activity, and property is derived or obtained from the proceeds of crime, and it is relating to a scheduled offense or the value of any such property, whether in India or abroad. Now let us understand what is this property. So as per section 2 subsection 1 clause 5, property means any property or assets of every description, whether corporeal means having any physical existence, or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and includes deeds and instruments evidencing title to or interest in such property or assets wherever located. ठीक है, तो प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में सब चीजें शामिल कर ली. ठीक है, कॉर्पोरियल है, इनकॉर्पोरियल है, मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है. इन कोई डीड भी मिल जाए, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई, कोई सेल डीड मिल गई. ठीक है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, कोई चेक मिल गए, कैश मिल गया, सब कुछ. ठीक है. फॉर द डेफिनेशन क्लैरिफाइज दैट द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स property of any kind used in the commission of an offense under this act or any of the scheduled offenses. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है. इन टर्म्स ऑफ ये अब पेमेंट सिस्टम. पेमेंट सिस्टम क्या है? पेमेंट सिस्टम के डेफिनेशन हमने यहां पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर किए. भाई हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, किसी के पास ब्लैक मनी है. ठीक है, वो ब्लैक मनी को सिस्टम में एंटर करा देता है. ठीक है, भाई एक के पास 10 करोड़ रुपए हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, उसके पास वाइट के पैसे हैं नहीं. वो क्या करेगा, किसी को अप्रोच करेगा, ब्रोकर को, उसको वो कुछ कमीशन पर क्या करेगा, उसके पैसे को सिस्टम में एंटर करा देगा. ठीक है, तो इसके लिए हमें पेमेंट सिस्टम भी समझना जरूरी है. तो पेमेंट सिस्टम मीन्स ए सिस्टम that enables payment to be effected between a payer and a beneficiary involving clearing, payment or settlement services or all of them. ठीक है, includes the systems enabling credit card operations, debit card operations, smart card operations, money transfer operations और similar. तो ये सारे जो बैंकिंग चैनल में पैसे को एंटर कराते हैं. फिर शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है? शेड्यूल्ड ऑफेंस ये दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लास वाई में. इट मीन्स द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट शेड्यूल्स दे रखे हैं. कुछ तो पार्ट ए में तो जितना मर्जी अमाउंट हो, पार्ट ए में अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल है तो उसके स्कीम में क्या है कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू. ठीक है, इसका मतलब ये कि जो ऑफेंस पार्ट बी में प्रेस्क्राइब्ड है, अगर उसकी वैल्यू ऑफेंस की 1 करोड़ से कम है तो फिर वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में नहीं आएगा. ठीक, ऑफेंस तो है वो. उसके बाद में ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल. ठीक है, तो पार्ट ए और सी में विदाउट वैल्यू, पार्ट बी में 1 करोड़ और मोर. इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. द शेड्यूल टू द एक्ट गिव्स ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव ऑफेंसेस. शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. ठीक है, फिर ट्रांसफर का क्या मतलब है? ट्रांसफर इंक्लूड सेल, परचेज, मॉर्टगेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन और लियन. कुछ और डेफिनेशन दे रखी है. ऑथराइज पर्सन क्या है? ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन फेमा से लेनी है. बैंकिंग कंपनी डेफिनेशन आपको आरबीआई से लेनी है सेक्शन 51 से. बेनिफिशियल ओनर क्या है? जो अल्टीमेटली ओन या कंट्रोल कर रहा है. देखिए क्या बार क्या होता है, आदमी सामने नहीं आता. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई उसने 10 करोड़ रुपए सिस्टम में एंटर कराने हैं, तो वो सामने खुद नहीं आएगा, किसी के थ्रू करवा देगा. ठीक है, मान लो अपने नौकर के नाम करा दिए. तो बेनिफिशियल ओनर कौन है? जो अल्टीमेटली ओन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है एक क्लाइंट को ऑफ ए रिपोर्टिंग एंटिटी और द पर्सन ऑन हुज बिहाफ a transaction is being conducted and includes a person who exercise ultimate effective control over a juridical person. तो ये बेनिफिशियल ओनर. फिर क्लाइंट कौन है?
Client means a person who is engaged in a financial transaction or activity with a reporting entity and includes a person on whose behalf the person who engaged in the transaction or activity is acting. ठीक है, जैसे एक बैंक है, ठीक है, तो बैंक किस में आ जाएगा? रिपोर्टिंग एंटिटी में। क्लाइंट कौन होगा? क्लाइंट वो बंदा होगा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, मान लो बैंकिंग सिस्टम में 10 करोड़ रुपए डाल रहा है, और जिसके बिहाफ पर वो एक्ट कर रहा है वो भी क्लाइंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखो, चिट फंड कंपनी भी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ऑथराइज्ड पर्सन है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, एनबीएफसी है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स भी है। ये ध्यान में रखना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कई बार सवाल पूछ लेता है। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी का क्या मतलब है? ये सब हमें मालूम है, ठीक है ना भाई। जो भी इंटरमीडियरी है, चाहे स्टॉक ब्रोकर हो, सब ब्रोकर हो, शेयर ट्रांसफर एजेंट हो, ठीक है ना, जो एफसीआरए के अंदर आ रहे हैं, या जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ रहे हैं, या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आ रहे हैं, तो ये सारे इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब प्रोसीडिंग्स, ये डायरेक्टर करेगा कंडक्ट। देखिए, डायरेक्टर इसमें अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर एन अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। फिर एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी के लिए आरबीआई की डेफिनेशन दे दी आपको। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर क्या है? हु ऑपरेट्स ए पेमेंट सिस्टम, ठीक है, एंड इंक्लूड्स हिज ओवरसीज प्रिंसिपल। मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, और बैंक का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच है फॉरेन में, तो वो भी शामिल हो जाएगा। ठीक है। और ओवरसीज प्रिंसिपल का क्या मतलब है? अगर कोई पर्सन है, अगर कोई इंडिविजुअल है, तो उस केस में सच इंडिविजुअल रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया हु ओन्स और कंट्रोल्स और मैनेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। अगर एचयूएफ है तो कर्ता रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया हु ओन्स और कंट्रोल्स और मैनेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एक्टिविटीज और फंक्शंस। ठीक है। और कंपनी अगर है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो भी उसको कंट्रोल या मैनेज कर रहा है। ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन भी क्वाइट एग्जॉस्टिव है। पर्सन इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और भी आ सकते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एनी एजेंसी। ठीक है। फिर पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, इसका क्या मतलब है? कुछ डेजिग्नेटेड बिजनेस या ऑपरेशंस दे रखे हैं। पहला, कोई गेम्स ऑफ चांस अगर करते हैं तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो अपॉइंटेड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रियल एस्टेट एजेंट है, डीलर है। भाई ये ट्रांजैक्शन होती किसके थ्रू है? एक तो ये होती है कि भाई ठीक है, एक आदमी की लॉटरी खुली 10 करोड़ रुपए की, दूसरा आदमी उसके पास पहुंच जाता है, भाई ऐसा है, ये लॉटरी ना तुम मुझे दे दो, ठीक है, मैं पेपरों में ये दिखा दूंगा कि लॉटरी मुझे मिली है, ठीक है, मिली नहीं उसको। तो इस तरह से सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री करवा दी, रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करा दी, कोई गोल्ड ज्वेलर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है ना, इसी तरह से होगी ना किसी मीडियम से ही तो होगी ट्रांजैक्शन। फिर पर्सन एंगेज्ड इन सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्संस। ठीक है। तो पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन सो डेजिग्नेट। ठीक है। तो रिकॉर्ड्स में क्या है? रिकॉर्ड्स इंक्लूड द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। ठीक है, ये सब। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है? रिपोर्टिंग एंटिटी भी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग एंटिटी मीन्स ए बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और ए पर्सन कैरिंग ऑन ए डेजिग्नेटेड बिजनेस। रिपोर्टिंग एंटिटी का क्या मतलब है? भाई ऐसा है, जैसे हमने क्या किया कि रजिस्ट्रार को इसमें डेजिग्नेटेड पर्सन डाल दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? रजिस्ट्रार के पास अगर कोई स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर की ट्रांजैक्शन आएगी कोई प्रॉपर्टी, तो वो इंटीमेट करेगा। बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ के ट्रांजैक्शन होगी तो उसको इंटीमेशन होगी। ठीक है, इसी तरह से। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू इज द फेयर मार्केट वैल्यू। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछ लेता है कि बुक वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू है, क्या है? ठीक है, मार्केट वैल्यू है। अगर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू पूछे तो फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है। फिर सेक्शन 3 और 4 बताते हैं पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस। सेक्शन 3 तो डील करता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने ऊपर देख लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 4 में पनिशमेंट है। देखिए, दो ही तरह की पनिशमेंट है, 3 साल से 7 साल, 3 साल से 10 साल। 3 साल से 10 साल किसमें है? जो एनडीपीएस वाले, ठीक है, ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। अभी वो पीछे केस आया था ना, चक्रवर्ती वाला, जो रिया चक्रवर्ती का था केस, वो
उस केस में 10 साल तक हो सकती है, बाकी अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो तो 3 साल से 7 साल तक। ठीक, तो मेन बात इसमें ये देखनी पड़ती है कि ये इस पार्ट से रिलेट करता है या नहीं करता। पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए, पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए में क्या, वो एनडीपीएस वाले, ठीक है ना। तो अगर करता है तो 3 से 10, और नहीं करता तो 3 से 7, फाइन भी लगेगा। अगला अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या है? अटैचमेंट जब हो गई, इसका मतलब उस पर प्रोहिबिशन लग गई, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिस्पोज या मूवमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये प्रेस्क्राइब्ड है हमारी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6। ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, सेक्शन 5 ये कहता है कि भाई अटैचमेंट कैसे होगी, अगर कोई डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर से कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एडिशनल डायरेक्टर भी आ जाएगा, ज्वाइंट डायरेक्टर भी आ जाएगा। तो वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर authorized by the director for the purposes of this section has reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing on the basis of material in his possession, that any person is in possession of any proceeds of crime। उसको लगता है भाई इसके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी हमने डेफिनेशन ऊपर देख ली है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन देखी थी ना ऊपर, ये है, कोई प्रॉपर्टी है उसके पास और जो शेड्यूल्ड ऑफेंस से रिलेट करती है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो वो क्या, या सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, भाई वो उनको कंसील कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, या कुछ और कर लेगा ताकि हमारी पकड़ में नहीं आएगा, वो क्या करेगा, प्रोविजनली अटैच कर देगा। ठीक है, 180 डेज के लिए, नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। कंडीशंस क्या है, आपने अटैचमेंट करनी है और आपको इसकी रिपोर्ट देनी है मजिस्ट्रेट को। ठीक है, या फिर क्या है कि आपने कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड बाय ए पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, ए सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज बीन मेड और फाइल्ड अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंपनी। तो ये बेसिकली कंप्लेंट पर ही होगा, बिना कंप्लेंट के नहीं है ये चीज। ठीक है और अगर ये खुद करेगा तो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को। ठीक है, provided further that notwithstanding anything contained in the first proviso, any property of any person may be attached under this section if the director or any other officer not below the rank of डिप्टी डायरेक्टर। तो पूछ लेगा भाई एडिशनल डायरेक्टर इंक्लूडेड है, यस, ज्वाइंट डायरेक्टर है, हाँ, ऑथराइज्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन हैज रीजन टू बिलीव। ठीक है ना, और ये रीजन जो है इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन, कि भाई जो प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, अगर वो इमीडिएटली अटैच नहीं की जाए तो नॉन अटैचमेंट से इस एक्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये 180 डेज के पीरियड काउंट करने के लिए अगर कोई स्टे ऑर्डर आ गया बीच में, कई बार क्या होता है स्टे ऑर्डर आ जाता है, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वैकेशन ऑफ सच स्टे शैल बी काउंटेड। तो 30 दिन का और पीरियड इसमें काउंट होगा, तो स्टे वाला पीरियड एक्सक्लूड कर देना है, 180 प्लस जो पीरियड ऑफ स्टे प्लस 30 डेज। 30 क्यों है, क्योंकि अपील का राइट है। ठीक है, डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। अब अटैचमेंट के बाद क्या करेगा, ये देगा किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, सबसे पहले तो इसने रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट किसको कर दिया, मजिस्ट्रेट को, ये तो इमीडिएटली कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद में क्या किया, अटैचमेंट के बाद में इसकी कॉपी देगा किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, इन ए सील्ड एनवेलप इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कीप सच ऑर्डर एंड मटेरियल फॉर सच पीरियड एज मे बी। सर वॉइस ब्रेक नहीं है। हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, अच्छा चलो इसके बिना देखते हैं। हेलो, हाँ जी, अब आ रही होगी मेरे ख्याल से, हैं सोनी जी?
अब आ रही है आवाज? नो अभी ब्रेक हो रही है अभी। है? हाँ हाँ, अब तो नहीं ब्रेक होनी चाहिए नहीं क्योंकि अभी अब भी तो ब्रेक हटा ही नहीं दिया हुई। स्पीकर मैंने। अब वो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का कई बार ना वहां कुछ बफरिंग में इशू आता है, और कोई बात नहीं। तो अब ये जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है, इट शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन दैट सबसेक्शन। वो स्पेसिफाइड इन दैट सबसेक्शन क्या था? वही 180, ठीक है, प्लस टे प्लस 30, और ऑन द डेट ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3, दैट इज पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और इसके में क्या होगा कि जो अटैच्ड है उसको एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कोई मकान अटैच कर दिया, ठीक है ना, तो मकान में रह सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन, पर्सन इंटरेस्टेड क्या है इन रिलेशन टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल पर्संस क्लेमिंग और एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो प्रोविजनली अटैच करेगा, ये क्या करेगा? विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच अटैचमेंट फाइल ए कंप्लेंट स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ सच अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जिसने ये प्रोविजनली अटैच की है वो क्या करेगा? विद इन 30 days एक कंप्लेंट फाइल करेगा, किसके पास? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एक मिनट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है कौन? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। कंपोजिशन क्या होगा? एक तो चेयरपर्सन होगा, दो दूसरे मेंबर होंगे, ठीक है। हाउएवर वन मेंबर ईच शैल बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंटेंस, ठीक है। तो एक चेयरपर्सन और दो दूसरे मेंबर, तीन बंदों की अथॉरिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी जैसे सब में है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप एक चार्ट बना लें डिफरेंट एक्ट्स का, डिफरेंट एक्ट्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी है इन चेयरपर्सन की, ठीक है। एनसीएलटी में भी है, यहाँ पर भी है, कई जगह और भी है। तो उसका आप एक कंपेरेटिव चार्ट बना लीजिएगा। सोनी जी आप भी ट्राई करिएगा, जैसे डिफरेंट एक्ट्स है ना, तो डिफरेंट एक्ट्स में जो जैसे एनसीएलटी का चेयरपर्सन है ना, एनसीएलटी का, या एनसीएलटी का प्रेसिडेंट है, अब यहाँ पर है जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मेंबर, चेयरपर्सन, तो इसका ना एक कंपैरेटिव चार्ट बना लें, ऊपर एक्ट का नाम लिख दें और इधर में अथॉरिटी और इधर क्वालिफिकेशन, ज्यादातर में सेम सेम सी आएगी और याद करने में भी आसान रहेगा। तो ए पर्सन shall however not be qualified for appointment as member of an adjudicating authority in the field of law unless he is qualified for appointment as district judge, or he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in grade 1 of that service, ठीक है, या फिर फाइनेंस, अकाउंटेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन हो गई। और चेयरपर्सन जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट ए मेंबर टू बी चेयरपर्सन। सोनी जी अब आ रही है आवाज? परफेक्ट है सर। ओके। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन में क्या है कि भाई जुरिस्डिक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में बी एक्सरसाइज बाई बेंचेस दे रहा हूं, ठीक है। तो वो अपनी बेंचेस भी बना सकते हैं। और बेंच क्या करेगा? बेंच में बी कॉन्स्टिट्यूट बाय द चेयरपर्सन विद वन और टू मेंबर्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डीम फिट, ठीक है। जैसे एक तो चेयरपर्सन है ही, दो मेंबर है, तो मेंबर की भी बेंच बना सकते हो, ठीक है। उनमें से एक या दो मेंबर की अलग से बेंच भी बना देंगे। और ये बेंचेस जो है ये कहाँ पर बैठेंगे? नॉर्मली न्यू दिल्ली, ठीक है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है। फिर एरियाज भी होंगी कि इन रिलेशन टू विच ईच बेंच विल हैव जुरिस्डिक्शन। फिर ट्रांसफर ऑफ मेंबर, तो एक बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर भी हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ केस मैटर, ये कोई खास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक से दूसरे उसमें भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 5 साल है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चेयरपर्सन या मेंबर विल नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर। तो कई जगह पर जैसे वहां 67 भी आता है दूसरे एक्ट्स में, यहाँ पर 65 ही है मैक्सिमम। फिर जो सैलरी अलाउंसेस जो होंगे वो होंगे ये रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड होगा, ठीक है ना। लेकिन जो
However, neither the salaries and allowances nor the other terms and conditions of service of members shall be varied to his disadvantage after appointment. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो सैलरी या अलाउंसेस कम नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, अगर कोई टेम्परेरी वैकेंसी आ जाए, ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरे आदमी को अपॉइंट कर देगी। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, जो रेजिग्नेशन होगा चेयरमैन या अदर मेंबर, ही विल बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड, ठीक है, एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो रिजाइन करेगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्रेस होगा, ठीक है। However, the chairperson or any other member shall, unless he is permitted to relinquish, ठीक है, तो जब तक उसको ऑफिस छोड़ने के लिए ना कहा जाए वो होल्ड करता रहेगा until the expiry of 3 months from the date of receipt of notice, ठीक है, और until a person enters upon his office, ठीक है, और until the expiry of his term of office whichever is earliest, ठीक है। उसने रिजाइन दे दिया, 3 महीने तक कोई नहीं आया, फिर वो जा सकता है, ठीक है, लेकिन 3 महीने से पहले वो ऑफिस नहीं छोड़ सकता जब तक दूसरा आदमी ना ज्वाइन कर ले। रिमूवल क्या है? ये रिमूव नहीं किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही होगा, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। अगर कोई अकरेंस ऑफ वैकेंसी है, ठीक है ना, तो इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, सारा प्रोसीजरल ज्यादा है, आगे देखते हैं। फिर स्टाफ को रख सकते हैं। सर्विंग ऑफ नोटिस बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब देखिए, एडजुडिक जो डायरेक्टर था या जो डिप्टी डायरेक्टर था, जॉइंट डायरेक्टर था, एडिशनल डायरेक्टर था, उन्होंने प्रोविजनली अटैच कर दी प्रॉपर्टी, 1 महीने के अंदर इनको बता दिया, ठीक है। अब ये क्या, इनको कंप्लेंट आ गई, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5 या एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 70, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव, ठीक है, भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि इसने कोई ऑफेंस किया है जो सेक्शन 3 में प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है, उसको 30 दिन का नोटिस देंगे। तो आप बताओ भाई आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, अर्निंग्स या एसेट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, पड़ोसी ही कंप्लेंट कर देते हैं, पता चला किसी ने 10 करोड़ का कुछ ज्वेलरी खरीदी, दूसरे पड़ोसी ने कंप्लेंट कर दी कि भैया इनके पास तो ब्लैक मनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव के बाद भी 30 दिन का नोटिस देंगे कि वो बताए अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अर्निंग्स और एसेट्स, जिस मीन्स से उसने ये चीज एक्वायर की है, ठीक है, या जिस एविडेंस पे वो रिलाई करता है। और ये भी बताता है, शो कॉज नोटिस भी होगा कि भाई इन प्रॉपर्टीज को मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टीज क्यों ना मान लिया जाए और क्यों ना कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, ठीक है। तो अगर नोटिस में ये लगता है, नोटिस अंडर के भाई ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे के बिहाव पर होल्ड की गई, ठीक है, मान लो प्रॉपर्टी है नौकर के नाम, ठीक है, लेकिन उसमें एलिगेशन है भाई ये इस फलाने मालिक की प्रॉपर्टी, तो मालिक को भी नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। वेयर सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड जॉइंटली, तो सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। ऑर्डर पास्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है ना, 30 दिन के अंदर रिप्लाई आ गया, वो उस रिप्लाई को कंसिडर करेगी अगर कोई आया है तो। फिर एग्री अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देनी है, तो हियर भी कर लेगी, उसको सुन भी लेगी, ठीक है, और जो डायरेक्टर जिसने पकड़ा था उसको भी सुनेगी। एंड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल, वो उसके बाद में एक ऑर्डर पास कर देगी कि भैया ये इन्वॉल्व हैं या नहीं है, जो प्रॉपर्टी है वो इन्वॉल्व है नहीं। प्रॉपर्टी का मतलब कोई बैंक बैलेंस भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ ली है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दोबारा एक बार रिविजिट करा देता हूं आपको। ये तो प्रॉपर्टी क्या है, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, डीड्स, इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें प्रॉपर्टी में आएंगी। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ पास्ट ऑर्डर। अब अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि भाई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, वो कंफर्म कर देगी। अभी तक प्रोविजनल अटैचमेंट थी, ठीक है, अब कंफर्म हो गई अटैचमेंट, ठीक है, और जो भी रिकॉर्ड है वो सीज हो जाएंगे या फ्रीज हो जाएंगे। कितने दिन तक? 365 डेज, ठीक है, एंड बिकम फाइनल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन। और ये 365 डेज में अगर कोई स्टे है तो वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रोविजनल ऑर्डर अटैच्ड है, प्रोविजनल ऑर्डर दिया अटैचमेंट का अंडर सेक्शन 5, वो कंफर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो जो डायरेक्टर है या जो एनी अदर ऑफिसर है
वो क्या करेगा, ही विल टेक द प्रॉपर्टी, ही विल टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर पोजेशन लेना पॉसिबल नहीं है तो ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, ठीक है, वो हो जाएगा, उसका वही इफेक्ट होगा जैसे कि पोजेशन ले लिया। फिर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व बी कन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद लगता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, वो क्या करेंगे, इसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएगी। अगर लगता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का जो है क्राइम इन्वॉल्व नहीं है तो वो रिलीज हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी उसको वापस दे देंगे। ठीक है, पासिंग ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन केसेस वेयर ट्रायल कैन नॉट बी कंक्लूडेड। ठीक है, अब ट्रायल मान लो कोई कंक्लूड नहीं हो पाया, किसी की डेथ हो गई जो अक्यूज था, या वो फिर भगोड़ा साबित हो गया, या कुछ और रीजन हो गया। ठीक है, कमेंस तो हो गया था लेकिन कंक्लूड नहीं हुआ, तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन जाएगी डायरेक्टर से, ठीक है, या उस आदमी से जो इसके पास पोजीशन है, ठीक है ना, वो फिर अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू करेंगे कन्फिस्केशन या रिलीज का। ठीक है, जो भी फैक्ट हो उसके बेसिस। डायरेक्शंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द स्पेशल कोर्ट। अगर प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्टोर सच कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, on the or part thereof of a claimant with a legitimate interest in the property who may have suffered a quantifiable loss as a result of the offense of money laundering। ठीक है, तो फिर कॉन्फिस्केशन के बाद यहां पर स्पेशल कोर्ट के पास भी पावर है कि वो भी रिलीज कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि भाई उसमें ये है कि इट इज स्पेशल कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द क्लेमेंट हैज एक्टेड इन गुड फेथ and has suffered the loss despite having taken all reasonable precautions and is not involved in the offense of money laundering। ठीक है, तो अगर वो लगेगा कि भाई वो गुड फेथ में एक्ट किया, मान लीजिए कि एम्प्लॉई है, ठीक है ना, एम्प्लॉई से मालिक कहता है भाई ये अकाउंट खोल के साइन करवा लिए, चेक वगैरह सब साइन करवा लिए, ठीक है, और एम्प्लॉय प्रूव कर देता है देखो जी मेरे को कुछ नहीं पता था इसमें, ठीक है ना, मैंने तो आई हैव एक्टेड इन गुड फेथ और मैंने सारे रीजनेबल प्रिकॉशन भी लिए थे, तो उस केस में स्पेशल कोर्ट उसको छोड़ सकता है अगर उसकी प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केट हो गई हो। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्पेशल कोर्ट, ये इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं, एक्चुअल सर्कमस्टांसेस में डिफर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्पेशल कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट कंसिडर द क्लेम ऑफ द क्लेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरेशन ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो जब ट्रायल चल रहा है तब भी ये स्पेशल कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कोर्ट को कह सकते हैं देखो जी मैं तो बेकसूर हूं तो मेरी प्रॉपर्टी को तो रिलीज किया जाए। सेक्शन 48 क्या कहता है, सेक्शन 48 प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अथॉरिटीज, डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सच अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स एज मे बी अपॉइंटेड। ठीक है, फिर पनिशमेंट क्या है, फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। एक मिनट से तो एनी पर्सन willfully and maliciously gives false information and so causing an arrest। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पड़ोसी की कंप्लेंट कर दी, बुरी नियत से किसी की कोई झूठी खबर देता है या किसी की अरेस्ट करवा देता है या सर्च करवा देता है, ठीक है, तो उसको सजा कितनी होगी, 2 साल या विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज और बोथ। ठीक है, ऑफेंसेस वाली सजा तो हमने पहले ही पढ़ ली, 3 साल से 7 साल और 3 साल से 10 साल, 3 साल से 10 साल एनडीपीएस वाले केसेस में, बाकी में 3 से 7। यहाँ पर कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी सजा है, उसको भी 2 साल तक जेल चक्की पीसनी पड़ेगी या फाइन भी हो सकता है 50,000 रुपए तक या दोनों। ठीक है, अगर कोई आदमी लीगली बाउंड है कोई टू स्टेट द ट्रूथ और वो रिफ्यूज कर देता है आंसर करना, तो उस केस में भी सजा है, या स्टेटमेंट साइन करने से मना कर देता है। अगर किसी को समन इश्यू किए गए तो या तो वो आता नहीं है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, 500 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकता है। ठीक है, फॉर ईच सच डिफॉल्ट और फेलियर and no order in this section should be passed by an authority referred to in subsection 2, that is point 2 above, unless the person on whom the तो उसको opportunity of being heard भी दी जाएगी।
अगर इंटेंशनली डिसऑबे करता है तो उसमें 174 ऑफ इंडियन पीनल कोड में उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। सिविल कोर्ट्स का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ज्यादातर जितने लॉज हम पढ़ रहे हैं सभी में ऐसा है, आईबीसी में भी ये है कि सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि ये सारे स्पेशल ऑफेंसेस हैं एंड दे रिलेट आइदर विद मनी मैटर्स और आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो इसीलिए क्योंकि जो सिविल कोर्ट्स हैं उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है, तो इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं ऐसे मैटर्स के लिए। तो सिविल कोर्ट का इसमें जुरिस्डिक्शन, तो नो सूट शैल बी ब्रॉट इन सिविल कोर्ट टू सेट असाइड और मॉडिफाई। तो यहां पर जो भी प्रोसीडिंग हो गई उसके लिए वहां पर कोई मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। ठीक है, फिर इसके ओवरराइडिंग इफेक्ट होंगे। ठीक है, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर किसी की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गई है और कोई अपील प्रेफर नहीं की गई है या अपील की गई है ट्रिब्यूनल में, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो उसका ऑफिशियल असाइनी है या ऑफिशियल रिसीवर है वो अपील कर सकता है एपीलेट ट्रिब्यूनल को। ठीक है, और अगर मान लो कोई डिसीजन हो गया या ऑर्डर हो गया एपीलेट ट्रिब्यूनल का, उस पर कोई अपील नहीं की गई या अपील की गई हाई कोर्ट को, ठीक है, और वो जो पर्सन एंटाइटल्ड टू अपील था उसकी डेथ हो जाए या वो एडजुडिकेट हो जाए इंसॉल्वेंट, ठीक है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो कर सकता है। तो इतना ही था बेसिकली, इसमें बहुत ही छोटा एक्ट है, कोई बहुत खास बात इसमें नहीं है। इसमें दो तीन बातें देखिए, इसमें ना मैंने कोई एक एफएक्यू भी डाल दिया है, तो उस एफएक्यू से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि भाई ये पूरे इंडिया को एक्सटेंड करता है, ठीक है ना, और ये कब इफेक्टिव हुआ, ये इफेक्टिव हुआ था 2003 में इनेक्ट हुआ था एक्ट, ये एक्चुअली। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन डाल दिए, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा और हम दूसरे एक्ट पे चलते हैं। सर एक मनोज झा जी का एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ हाँ, whether the proceeding is carrying out as CPC civil procedure code, हाँ, whether the proceeding is carried out as civil procedure code। देखिए ऐसा है, वो ये कहते हैं कि जैसा सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है इसकी प्रोसीडिंग वैसे ही चलेंगी, सिविल कोर्ट में नहीं चलेंगी। दोनों चीजों में फर्क है, एक तो होता है कि भाई इसकी प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में चलेगी, ठीक है, दूसरा ये होता है कि ऐसे चलेंगी जैसे कि वहां कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताया गया है, ये चीज। तो जो प्रोसीजर वहां पर बताई गई है सिविल प्रोसीजर कोड में, उस दोनों चीजें लगती है, सीपीसी भी लगता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी लगता है। तो कुछ ऑफेंसेस हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से गवर्न होते हैं, और जो इसकी प्रोसीडिंग चलती है वो चलती हैं जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन ए सिविल कोर्ट। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मैंने बताई, जिसमें कि एक चेयरपर्सन है, 2 मेंबर हैं, उनके पास सिविल कोड की पावर है, ठीक है, ये तो बताता है सेक्शन 11। और ये बताता है कि जो भी प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 11 इट शैल बी डीम्ड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड सेक्शन 228 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड भी लगता है इस पे और जो सिविल प्रोसीजर कोड भी लगता है। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, इससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। और ये जो ऑफिसर्स हैं ये कौन कौन, इसमें ना बहुत सारे एक्ट्स लगते हैं, फेमा भी लगता है, कस्टम्स भी लगता है। तो ये सारे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी नाम है, ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, ये एनफोर्स कर सकते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द अथॉरिटीज, ठीक है। उसके बाद आता है जी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसमें भी हमने एक ऐसे चार्ट बना दिया है। आपको क्या करना है, आपको ये टारगेट रखना है कि ऐसा ही चार्ट आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है, आप इसमें कुछ और भी क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। आपको अटेम्प्ट ये होना चाहिए 1 या 2 पेज का चार्ट बना के आपको चलना है, एग्जाम डे से पहले उतना ही पढ़ा जाएगा आपसे।
तो इसका मतलब क्या है, ये जो इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, ठीक है। और ये 39th ईयर ऑफ रिपब्लिक में आया हमारा। प्रिलिमिनरी क्या है, दिस इज कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। अब तो ये इंडिया में भी चल गया, ठीक है ना। एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, तो वहां पर भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पर फिर इलेक्शन का क्या मतलब है, इलेक्शन का मतलब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, लेजिस्लेचर के, लोकल अथॉरिटी के या पब्लिक अथॉरिटी के, वो इलेक्शन है। फिर प्रेस्क्राइब तो बाय रूल्स हो जाएगा। पब्लिक ड्यूटी क्या है, पब्लिक ड्यूटी मीन्स ए ड्यूटी इन डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, पब्लिक और कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये पब्लिक ड्यूटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट इंक्लूड्स ए कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट। जैसे मान लो एनटीपीसी है, ठीक है ना। तो एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी एक एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है ना। तो इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर ए स्टैट्यूट, तो स्टेट के अंदर वो भी शामिल हो जाएगी। तो स्टेट इंक्लूड्स ए कॉर्पोरेशन, ठीक है। कोई सेंट्रल एक्ट में एस्टेब्लिश्ड हो, प्रोविंशियल में हो या स्टेट एक्ट में हो, या अथॉरिटी या बॉडी कॉर्पोरेट ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट और ए गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। फिर पब्लिक सर्वेंट कौन है भाई, या तो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट में भी कौन, दोनों चीजें, अगर उसको रिमंडेशन मिलती है, चाहे फीस मिलती हो, कमीशन मिलती हो। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट में रिटायरमेंट के बाद भी कुछ पर्सन को एम्प्लॉय कर लेते हैं दोबारा कंसोलिडेटेड सैलरी पे, तो वो भी आ जाएगा उसमें। एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब मान लो डीडीए है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सब। एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ ए कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल, ठीक है ना। जैसे मैंने एनटीपीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, ये सारे। एनी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्संस एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें जज, मजिस्ट्रेट, ये सब कवर हो जाएंगे। फिर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मान लीजिए जैसे कोई लीगल सर्विसेज सेल होते हैं, ठीक है ना, हर जगह लीगल एड अथॉरिटी होती है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। एनी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। कोई आर्बिट्रेटर, कंसिलिएशन वाले भी, मीडिएशन वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे। Any person who holds an office by virtue of which is empowered to prepare, publish, maintain और revise an electoral law, ठीक है। तो ये चुनाव आयोग वाले बंदे इसके अंदर आ जाएंगे। Any person who holds an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऑफिस बेयरर ऑफ ए रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और किस में एंगेज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और बैंकिंग, receiving or having received any financial aid from the central government या state government or any corporation established by or under a central, provincial और state, ठीक है। बहुत सारी क्या होती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जिनको एड मिलती है, ठीक है, जैसे क्रिप्को वगैरह, इफको, ये सब मार्केटिंग फेडरेशन है बेसिकली, है ना। तो ये सारे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल एड भी मिलती है, तो ये सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। कोई भी चेयरपर्सन, मेंबर या एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। कोई वाइस चांसलर है या मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी है, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या एनी अदर टीचर और एम्प्लॉई, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय भी इसके अंदर आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का क्लर्क भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कोई ऑफिस बेयरर है, एम्प्लॉय है किसी एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट से एड मिलती है, कोई प्राइवेट वाला नहीं, ठीक है। इसमें अनड्यू एडवांटेज का मतलब क्या है, एनी ग्रेटिफिकेशन व्हाटएवर अदर देन लीगल रिकमेंडेशन, तो जो उसको लीगल रिकमेंडेशन है उसके अलावा कुछ भी उसको ग्रेटिफिकेशन मिलती है, तो वो अनड्यू एडवांटेज। और ये जो ग्रेटिफिकेशन है ये सिर्फ पैसे की नहीं है, पेक्यूनियरी ग्रेटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, या और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी, कोई जरूरी नहीं कि उसको मनी में ही एस्टिमेट किया जाए, ठीक है ना, किसी भी टाइप की हो सकती है। Expression legal remuneration is not restricted to remuneration paid to a public servant, ठीक है, but includes all remuneration which is permitted by the government or the organization, ठीक है। चाहे उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट हो, लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो वो मान लिया जाएगा जो एक्चुअल पोजीशन में है या सिचुएशन में है। पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, तो
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करेंगी, ये स्पेशल जजेस अपॉइंट करती है, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो इन्हीं ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए, ठीक है, टू ट्राई दी फॉलोइंग ऑफेंसेस। एक तो जो ऑफेंसेस पनिशेबल है अंडर दिस एक्ट, कोई कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशल जज अगर नहीं अपॉइंट हो सकता, या तो वो सिटिंग सेशन जज हो, या एडिशनल सेशन जज हो, या असिस्टेंट सेशन जज हो, या फिर पास्ट में हु इज और हैज बीन, ठीक है। Provided that where the trial is not concluded with the such period, special judge shall record the reasons for doing so, ठीक है। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जज, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। पावर टू ट्राई समरीली, ठीक है, तो समरी ऑफेंसेस में भी ट्राई हो सकता है। समरी ऑफेंसेस कब ट्राई हो सकते हैं, जहां पर इंप्रिजनमेंट जो है 1 साल से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। ऑफेंसेस, ये असली इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है इसका, ठीक है। तो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। अब देखो इसमें क्या है कि या तो ये कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसने खुद ही रिश्वत ले ली, या उसके बिहाफ पर किसी और ने ले ली, मान लो उसकी मिसेज ने ले ली, या किसी गुंडे ने किसी आदमी से पैसे ले लिए कि भैया मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा इस बंदे से, मैं रिवॉल्वर रख दूंगा इसकी करपट्टी पे, कैसे नहीं करेगा। तो ये सारे जो चीज हैं ये सारे ऑफेंसेस में आते हैं। जरूरी नहीं कि सर ऑफेंस जो है वो पब्लिक सर्वेंट ने किया हो, पब्लिक सर्वेंट से जो उसकी पब्लिक ड्यूटी में कुछ भी अलग करने के लिए जो अदरवाइज ही वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, ठीक है ना, भाई पब्लिक सर्वेंट है उसको पब्लिक ड्यूटी करनी है, अगर वो पब्लिक ड्यूटी करने के लिए पैसे लेता है, पब्लिक ड्यूटी ना करने के लिए पैसे लेता है, उसके ब्याह पर कोई और पैसे लेता है कि उससे काम करवा देगा या नहीं करवाएगा, तो वो सारे ऑफेंसेस में आते हैं। तो सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 ये पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है, इसमें पब्लिक सर्वेंट एक्टिव है, ठीक है। He is obtaining or accepts or attempts to obtain from any person an undue advantage, ठीक है। तो वर्ड यहाँ पर है अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज मतलब पैसे में भी हो सकती है और अदर देन मनी भी हो सकती है, ठीक है, कि उससे वो अपनी पब्लिक ड्यूटी करेगा, इम्प्रॉपरली करेगा या डिसऑनेस्टली करेगा, या कुछ काम नहीं करेगा या करेगा, ठीक है, खुद या किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट से। एक पब्लिक सर्वेंट ने ले लिया, अफसर ने ले लिया, भाई मैं क्लर्क से आपका काम करवा दूंगा, वो भी इसमें आ जाएगा। Obtains or accepts or attempts to obtain an undue advantage from any person as a reward for the improper or dishonest performance of a public duty, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रॉपरली कर रहा है नहीं कर रहा, तो कितनी पनिशमेंट है, 3 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक हो सकती है, फाइन लग सकता है, ठीक। ये तो हो गया पब्लिक सर्वेंट, अपने आप या किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट। तीनों चीजों में देखिए कि या तो खुद या अनदर पब्लिक सर्वेंट। अनदर पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, उसका दोस्त हो सकता है, उसका सबऑर्डिनेट हो सकता है, उसका बॉस हो सकता है, ठीक है, उसका कुलीग हो सकता है। तो 3 साल से 7 साल तक, बहुत आसान है। सेक्शन 7 है, सेक्शन भी 7 है और सजा भी 7 साल है मैक्सिमम। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द ऑब्टेनिंग, accepting or the attempting to obtain shall itself constitute an offense, ठीक है। अब सिर्फ ये ऑब्टेन करना, एक्सेप्ट करना या अटेम्प्ट करना ये अपने आप में ही ऑफेंस है, ठीक है, चाहे उसने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली की हो या ना की हो, ठीक है। इवन इफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज नॉट और हैज नॉट बीन इम्प्रॉपर, उसने अपना जो काम करना था वही किया है, उसमें कुछ नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन उसने रिश्वत मांगी, ठीक है, अटेम्प्ट भी किया तो वो भी आ जाएगा उसमें, तो उस केस में ये जो है सेक्शन 7 का ऑफेंस बन जाएगा। भाई ये कहता है कि भाई मुझे 5,000 रुपये दे दो, वो उसका काम है राशन कार्ड प्रोसेस करना, ठीक है ना, तो ये ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। भाई उसका काम ही था राशन कार्ड प्रोसेस करना, उसने किया उसको, ठीक है ना, लेकिन उसके बदले में पैसे मांगे उसने, तो इसमें आ जाएगा। तो ऑब्टेन्स, एक्सेप्ट या अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन का मतलब क्या है, it shall cover cases where a person being a public servant obtains or accepts or attempts to obtain any undue advantage, अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, ठीक है, by abusing his position as a public servant, ठीक है, और by using his personal influence over another public servant। एक आदमी है बहुत पावरफुल है, वो दूसरे पब्लिक सर्वेंट को फोन करके कह देता है कि भाई इसका काम कर दो, ठीक है, और उससे पैसे ले लेता है, तो आ जाएगा इसमें।
It shall be immaterial whether such person being a public servant obtains or accepts or attempts to obtain the undue advantage directly या through a third party. वो कह देता है जी सामने चाय वाला बैठा है, चाय वाले को पैसे दे दो। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेक्शन 7 स्टार्ट होता है पब्लिक सर्वेंट से। पब्लिक सर्वेंट ही इनिशिएटर है इसमें, वो खुद करे, दूसरे पब्लिक सर्वेंट से कराए, करे ना करे, जो उसकी ड्यूटी थी वही करे, तब भी अगर कोई अनड्यू एडवांटेज ले लिया तो 3 साल से 7 साल तक की सजा है। फिर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, ये सेक्शन 7A, ये क्या कहता है, टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मींस और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। अब यहां पर देखिए, यहां पर पब्लिक सर्वेंट गायब हो गया, यहां पर रखा हुएवर। पब्लिक सर्वेंट की वाइफ है, पब्लिक सर्वेंट की वाइफ है, वो कहती है जी ये तो बड़े शरीफ आदमी है, ये तो पैसे वैसे लेते नहीं है, आप ऐसे है, मेरे को ना एक डायमंड का नेकलेस दिलवा देना, मैं आपका काम करवा दूंगी, मैं आपका प्रोजेक्ट साइन करवा दूंगी। वो हुएवर में आ गया, ठीक है, वो 7 में नहीं आएगा, वो यहां पर आ जाएगा। 7 में पब्लिक सर्वेंट इनिशिएट करना चाहिए, यहां पर दूसरा है जो ले रहा है, हुएवर एक्सेप्ट्स और ऑब्टेन्स, और लेकिन चीजें वही है, अनड्यू एडवांटेज वही है, काम वही है, ठीक है ना, पब्लिक ड्यूटी है। तो whoever accepts or obtains or attempts to obtain from another person for himself or for any other person any undue advantage, ठीक है, as a motive or reward to induce a public servant, ठीक है, तो ये इस केस में आ जाएगा। इसमें क्या है, 3 साल से 7 साल और फाइन दोनों। सेक्शन 8, सेक्शन 8 में भी एनी पर्सन, इसमें क्या हो गया, ऑफेंस रिलेटेड टू ब्राइबिंग ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। एनी पर्सन हु गिव्स और प्रोमिसेस, पहले में ले रहा है वो, 7 में क्या हो रहा है, ले रहा है वो कह रहा है कि भाई मुझे दे दो, पब्लिक सर्वेंट कह रहा है, या पब्लिक सर्वेंट से कोई काम कराने वाला कह रहा है 7A में। यहां पर क्या है, बंदा दे रहा है, ठीक है, तो कहते हैं लिखा होता है ना, रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है, तो ये रिश्वत देने वाला 8 में आ गया। एनी पर्सन हु गिव्स और प्रोमिसेस टू गिव एन अनड्यू एडवांटेज टू अनदर पर्सन और पर्संस विद इंटेंशन टू इंड्यूस ए पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म इम्प्रॉपरली पब्लिक ड्यूटी। इनकम टैक्स अफसर को बोल दिया भाई ऐसे है ये, आप मेरे हिसाब से इसको काम को कर दो, मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा। सेक्शन 8, टू रिवार्ड सच पब्लिक सर्वेंट फॉर द इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद, तो इसमें भी 7 साल तक की सजा है, लेकिन इसमें 3 साल नहीं है। देखिए मतलब मैक्सिमम 7 हो सकती है, हो सकता है 6 महीने भी हो जाए, साल भी हो जाए, उसमें क्या है, उसमें मिनिमम 3 है, ठीक है, विच शैल नॉट बी लेस, जो 7 में नॉट लेस देन 7 है बट एक्सटेंड टू 7, यहाँ पर क्या है, मे एक्सटेंड टू 7, तो मिनिमम नहीं है इसमें कुछ। ये हो गया 8 हमारा। 9 क्या है, 9 है ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ए पब्लिक सर्वेंट बाई कमर्शियल, भाई कंपनियां भी होती हैं, 7 और 8 में तो इंडिविजुअल थे, 7 में लेने वाला, 8 में देने वाला, यहाँ पर कंपनी आ गई, तो कंपनी ऑफेंस कमिट कर रही है, ठीक है, तो जो भी पर्सन एसोसिएटेड है उस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ही गिव्स और प्रोमिसेस टू गिव, ठीक है, भाई उसको उस कंपनी के लिए कोई बेनिफिट चाहिए, या ठीक है ना, उसके बिजनेस में कोई बेनिफिट चाहिए, लेकिन वो कंपनी कह सकती है कि भाई उसने अपनी तरफ से प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए थे कि भाई ऐसा कोई कंडक्ट नहीं करे। जैसे बहुत सारी एमएनसीज हैं, एमएनसीज में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं, भाई आपने रिश्वत देनी ही नहीं है, अगर कोई रिश्वत मांगता है तो हमें बताओ, ठीक है, तो उस केस में कई बार कंसल्टेंट क्या करते हैं, अपने नाम से बिलिंग करा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने काम तो कराना ही है। लेकिन अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि भाई वी हैव पुट सफिशिएंट सिस्टम्स इन प्लेस एंड वी डिड नॉट ऑथराइज एनीबॉडी, तो फिर कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं आएगी, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन a person is said to give or promise to give any undue advantage to a public servant if he is alleged to have committed the offense under section 8, ठीक है, ये जाएगा वहीं पर ही। पर्सन वाला कहां से जाएगा, 8 में, क्योंकि 8 में देने वाला है, 9 में तो कंपनी है, 9(1) में है कंपनी, कंपनी के ऊपर भी, कंपनी के ऊपर तो नेचुरली जेल तो हो ही नहीं सकती, फाइन ही लग सकता है, ठीक है ना। और 9(2) में क्या है, 9(2) में अगर कोई पर्सन है, पर्सन ने कहा कि भाई पब्लिक सर्वेंट को मैं दे दूंगा तुम्हें, तो इस केस में क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 8 एंड दिस सेक्शन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है और जो बिजनेस करती है इंडिया में चाहे बाहर, कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो बिजनेस करती है इंडिया में, या पार्टनरशिप फॉर्म या एओपी फॉर्म्ड इन इंडिया और बिजनेस इंडिया या बाहर में करती है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप या एओपी बाहर फॉर्म्ड है और बिजनेस करती है इंडिया में। भाई देखो
अगर फॉर्म भी बाहर है, बिजनेस भी बाहर करती है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, या तो एक काम तो होना चाहिए, या तो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया हो चाहे बिजनेस बाहर कर रही हो, ठीक है। अगर बाहर इनकॉर्पोरेटेड है तो बिजनेस इंडिया में करना जरूरी ये है। और बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस इंक्लूड्स है ट्रेड और प्रोफेशन और प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। और एसोसिएटेड कब मान लिया जाएगा, एसोसिएटेड मान लिया जाएगा कि भाई अगर एम्प्लॉय है या सब्सिडरी है, ठीक है ना, एम्प्लॉय या एजेंट है या सब्सिडरी है, तो उस केस में आप मान लो। और आप जो पर्सन है वो परफॉर्म सर्विस, भाई अब वो उस कंपनी का, आपको एसोसिएशन प्रूव करना पड़ेगा ना उस कंपनी के साथ, तो उसका एसोसिएशन इट विल बी डिटरमिन्ड बाय रेफरेंस टू ऑल दी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय है तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, ठीक है, दैट सच पर्सन इज ए पर्सन हु हैज परफॉर्म्ड सर्विसेज फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइंस बना सकती है। पर्सन इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्सन इन चार्ज है उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 9 का, कंपनी ने कोई फ्रॉड कमिट कर दिया, कंपनी ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पर्सन है इसमें सजा होगी 3 साल से 7 साल तक, ठीक है। तो 3 से 7 का ही पढ़ा है सारे में, सिर्फ सेक्शन 8 में जो है वो 7 है, मिनिमम नहीं है, ठीक है। तो 7 में भी, 9 में भी, 10 में भी। और डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर मतलब फर्म के केस में पार्टनर। 11 आता है पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न इन प्रोसीडिंग और बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। ये पब्लिक सर्वेंट है, इसने अनड्यू एडवांटेज ले ली विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। अब इस केस में क्या है, एक आदमी गया कार की कंपनी में, पब्लिक सर्वेंट है, उसने वहां पर कुछ गड़बड़ी देखी, तो उसने कह दिया भाई ये कार जो है मुझे दे दो। उन्होंने कहा जी ऐसा है, कार तो देना ठीक नहीं है, ऐसे हम आपको बिलिंग कर देते हैं, ठीक है, बिलिंग भाई ठीक है, बिलिंग आप 5,000 रुपए की बिलिंग कर दो, एक कार की बिलिंग 5,000 रुपए, ठीक है। वो क्या हो गया, ये उसको भी पता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, या तो फ्री में ले ले या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो उस केस में क्या होगा, ये सारा ये पब्लिक सर्वेंट इसमें आ जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। है वो बिजनेस डीलिंग, समझ रहे हो, बिल भी कटा हुआ है, सब कुछ है। तो पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न्ड इन प्रोसीडिंग और बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। या विदाउट कंसिडरेशन है, या फॉर ए कंसिडरेशन विच ही नोज टू बी इनएडिक्वेट, ठीक। इसमें कितनी सजा है, इसमें 6 महीने से कम नहीं होगी, 5 साल तक हो सकती है, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ पैसे दिए हैं, कंसिडरेशन पे किया या विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ 6 महीने से 5 साल तक और फाइन। फिर सेक्शन 12 कहता है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, कोई भी अगर अबेट करता है ऐसे ऑफेंस को, चाहे वो ऑफेंस कमिट हुआ हो या ना किया, उसने बढ़ावा दिया उस चीज को, उसको ही विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, 3 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है, ठीक है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट, अब पब्लिक सर्वेंट इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट, ये किस होगा, अगर वो कुछ गवर्न कर लेता है, ठीक है, फ्रॉड डिसऑनरली, कोई कंडक्टर है उसको पैसे मिलते हैं वो अपनी जेब में रख लेता है, तो इसमें आ जाएगा। इफ इट इज कोई कैशियर है बैंक का, वो कर लेता है, वो सब इसमें आ जाएगा। इफ इट डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do, ठीक है। तो इसमें आ जाए, बैंक का कैशियर है, बैंक के कैशियर के पास उसने किसी और को बुला लिया, ठीक है, उसको दे दिए पैसे, तो भी उसमें आ जाएगा। If he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office, ठीक है, अपने आप को गलत तरीके से धनवान बनाता है, ठीक है, ये कब होगा, इसमें होगा कि he has been in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income which the public servant cannot satisfactorily account for, ठीक है। कोई तहसीलदार है,
तहसीलदार की तनख्वाह मान लो 50,000 रुपये महीना है, 50,000 रुपये 6 लाख हो गई, 10 साल में 60 लाख हो गई, और उसकी प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है, ठीक है ना, तो सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट फॉर नहीं कर सकता। तो उस केस में ये सब इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द ऑडिट। अब ऑफेंस तो हो गया, ठीक है ना, कौन इसको करेगा इन्वेस्टिगेट? इन द केस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में एसीपी, और बाकी जगह पे डीएसपी या पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफेंस, ठीक है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इनसे कम तो करेगा नहीं कोई भी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का ऑर्डर होना चाहिए। तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या एसीपी या डीएसपी। अब इसमें यह है कि भाई जो कोई एम्प्लॉयड है, ठीक है, या एम्प्लॉयड था एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए स्टेट ऑफ दैट गवर्नमेंट, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अप्रूव इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज ऑफिस एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज alleged to have been committed। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, लेकिन अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है अगर ऑन द स्पॉट कोई पकड़ा जाए, ठीक है। Provided further that the concerned authority shall convey its decision within a period of 3 months, which may, for reasons to be recorded in writing, be extended by a further period of 1 month। फिर पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स, बैंकर की भी किताबें देख सकते हैं, ठीक है भाई, बैंक स्टेटमेंट से तो देखेंगे ना फ्रॉड वगैरह कोई पकड़ा जाए तो, ठीक है। और ये जो पावर है, इट विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एसपी अनलेस इज स्पेशली ऑथराइज्ड, ठीक है। और बैंक और बैंकर्स का वही मतलब है जो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में है। फिर अटैचमेंट एंड फॉरफिचर, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच कर लिया जाएगा। प्रीवियस सैंक्शन चाहिए नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 7, 11, 13 एंड 15 except with the previous sanction in the case of a person who is employed। इसमें नहीं देखा जाएगा कि भाई कोर्ट कैसे कॉग्निजेंस लेगा इस ऑफेंस का। कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा तो वो देखा जाएगा कि भाई वो आदमी, वो कई बार क्या होता है कि उसको ना इम्यूनिटी मिली होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना रिमूव नहीं हो सकता। जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो आईएएस ऑफिसर को ये इम्यूनिटी ग्रांटेड है कि भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना रिमूव नहीं हो सकते। तो उस केस में फिर अगर कोई ऐसी सैंक्शन चाहिए तो सैंक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इन द केस ऑफ ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ स्टेट, ठीक है ना, तो अगर उस स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना रिमूव नहीं हो सकता, मान लो कोई गवर्नर ऑफिस में, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि उनकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी। अब अगर लेकिन ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अगर इनके पास कोई प्रपोजल आ गया कि भाई आप सैंक्शन करो प्रोसिक्यूशन का, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, इनके पास है 3 महीने का टाइम है भाई, 3 महीने के अंदर इनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई लीगल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है तो लीगल कंसल्टेशन में 1 महीना और ले सकते हैं, ठीक है भाई। मान लो कोई आईएएस ऑफिसर इन्वॉल्व है, कोई बड़ा अफसर इन्वॉल्व है, तो जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना प्रोसिक्यूट नहीं किया सकता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी 3 महीने का टाइम है। और अगर वो कोई लीगल कंसल्टेशन इसमें करना चाहते हैं तो 1 महीने का टाइम और दे देते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट कौन है? पब्लिक सर्वेंट वो है हु हैज सीज्ड टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग व्हिच द ऑफेंस इज alleged टू हैव बीन कमिटेड। वो उस टाइम अफसर था जब वो ऑफेंस कमिट किया गया, अब नहीं है, फिर भी होगा उसमें, ठीक है, फिर भी वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा, ठीक है, नेचुरली। कई बार ये डाउट हो सकता है कि भाई किसकी सैंक्शन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए, अथॉरिटी की चाहिए उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो वो सैंक्शन इट शैल बी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट और अथॉरिटी
ठीक है ना, जो उसके रिमूवल की पावर है, जिसके पास उस बंदे के रिमूवल की पावर है, उसी की सैंक्शन चाहिए। ठीक, प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स एनी अनड्यू एडवांटेज। अब इसमें यह है कि कुछ प्रिजम्पशन होती हैं कुछ केसेस में। तो वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस punishable under section 7 or under section 11 it is proved that a public servant accused of has accepted or obtained or attempted to obtain for himself or for any undue advantage, it shall be presumed unless the contrary is proved। ठीक है, तो अगर कोई ये लगता है कि भाई उसने कोई रिश्वत ली है, ठीक है, या अपने लिए कोई एडवांटेज लिया है, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो रिश्वत ली है किसके लिए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये एक्यूज्ड पर्सन टू बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। अब कई बार क्या होता है कि जो आदमी एक्यूज्ड है उसको भी विटनेस बना लेते हैं। मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया, अब उनको पता ही नहीं चल रहा किसने फ्रॉड किया, वो क्या करते हैं, एक को सरकारी गवाह बना लेते हैं। ठीक है ना, तो एनी पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस। ठीक है, एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल। ठीक है, provided that he shall not be called as a witness except at his own request. His failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by the prosecution. ठीक है, he shall not be asked and if asked shall not be required to answer any question tending to show that he committed or been convicted of any offense। तो उसको वहां पर प्रूव नहीं किया जाता ये चीज, भाई ये भी इंक्लूडेड था, उसको गवाह बना के पेश किया जाता, बाकियों पर चार्ज लगा दिया जाता है। ठीक है, और ना ही उसकी बैड कैरेक्टर के बारे में कोई इम्प्यूटेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो अनलेस द प्रूफ दैट ही हैज कमिटेड और बीन कन्विक्टेड ऑफ सच ऑफेंस इज एडमिसिबल टू शो दैट ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, ही हैज बीन पर्सनली और बाय प्लीड आस्क्ड एनी क्वेश्चन ऑफ एनी विटनेस। ठीक है ना, तो ये मतलब उसका कोई कैरेक्टर असैसिनेशन भी नहीं किया जाएगा, उसके बारे में ये भी नहीं बताया जाएगा कि भाई ये भी बंदा इन्वॉल्व था। ठीक है, क्योंकि उसको तो गवाह की तरह पेश करते हैं, बाकियों को वो प्रोसिक्यूट करते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहां पर अप्लाई होगा सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स इन ए चार्ज इन रिलेशन टू एन ऑफेंस। कई बार क्या होता है कि ना डेट्स एग्जैक्ट नहीं होती। भाई एक आदमी मान लो तहसीलदार था, ठीक है, अब वो रिटायर हो गया, उसके यहाँ रेड हुई, रेड में 100 करोड़ रुपए पकड़े गए, वो बता नहीं सकता, तो उसमें डेट का प्रूफ नहीं होगा कि भाई किस डेट को कितने कितने हुआ। ठीक है ना, आइटम्स का प्रूफ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये उस पीरियड के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोवाइडेड द टाइम इंक्लूडेड विद द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेज शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। ठीक है, तो अगर कोई डेट्स में कोई कंफ्यूजन है तो आपको ईयर वाइज भी आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट बाय ब्राइब गिवर नॉट टू सब्जेक्ट हिम टू प्रोसिक्यूशन, ये फिर रिमूव हो गया है बाद में। फिर मिलिट्री, नेवल और एयर ऑफिसर्स पे ये चीजें नहीं लगती क्योंकि उनको अपना कोर्ट मार्शल होता है वहां पर। ठीक है, तो इतना ही है बेसिकली, मेन तो इसमें यही है। ठीक है, फिर ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है, ये मैंने आपको पहले बता दिया सारा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ये सारी मैंने बता दी आपको, सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है जी, तो तकरीबन मैंने पूरा का पूरा आपको कवर कर दिया है। इसके बाद में मैंने क्या किया है, इसमें ना सारा का सारा एक्ट भी डाल दिया है। यहाँ पर एक्ट नहीं डाला, मतलब उसके हेडिंग डाल दी है, तो हेडिंग आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, ताकि इसके आगे आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही था जी। मेरी जितनी भी पीपीटीज हैं ये सारी मेरी जो साइट है CARKGupta.com, वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से कोई भी पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं।